हाय स्टूडेंट, कोटक के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हिंदी व्याकरण के जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो दिया हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें खंड रहेगा, वो खंड रहेगा 2। आपके पेपर के अंदर खंड दिए हुए रहते हैं। पहला खंड रहेगा जिसके अंदर रहेंगे अपठित गद्यांश और एक रहेगा अपठित पद्यांश। फिर बात आता है खंड दूसरा। दूसरे खंड में रहेगा व्यवहारिक, व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना। क्या करेगा दूसरा खंड। और इस दूसरे खंड के अंदर अंकबार रहेगा, वो रहेगा 16। कितने अंक रहेंगे इसमें? 16 अंक का रहेगा, जिसमें रहेगा व्यवहारिक, व्याकरण एवं उनकी रचनाएं। और अंकबार रहेगा 16 अंक का, जिसमें पहला बिंदु रहेगा, पहले बिंदु में रहेगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। लिपि का परिचय यह रहेगा इसमें पहला टॉपिक, जिसमें आ रहा है भाषा, भाषा के साथ में व्याकरण और व्याकरण के साथ में रहेगी लिपि। और इनका रहेगा सामान्य परिचय, और ये भी रहेगा आपके 2 अंक का। कितना अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। उसके बाद में आता है इस टॉपिक में दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु रहेगा पद परिचय। पद परिचय यह रहेगा दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक पद परिचय के अंदर आपको इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द का पद परिचय पूछा जाता है, जिसमें विकारी शब्द रहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। एक रहेगा अविकारी, अविकारी में रहेगा अव्यय। यानी पद परिचय के अंदर विकारी और अविकारी दोनों का पद परिचय बताना होता है। और इसमें अंक बार रहेगा 2 अंक। ये भी कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा पद परिचय। फिर इसमें रहेगा तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु रहेगा शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति के अंदर तीनों शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों का इसमें बताना होता है। ये भी 2 अंक का रहेगा। ये भी कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। उसके बाद में अगला बिंदु आता है, अगला रहेगा अलंकार। अगला बिंदु रहेगा अलंकार। अब अलंकारों के अंदर कुछ अलंकार है जिनके बारे में पूछा जाता है। उसमें रहेगा अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार, सलेश अलंकार, सलेश अलंकार। और इनके साथ में एक अलंकार और होता है जिनके बारे में भी पूछा जाता है। तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और सलेश, ये अलंकार होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है किसी अलंकार की परिभाषा या फिर उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है। अब इसी में भी अंकबार रहेगा, वो एक समान अंकबार रहेगा
2 अंक रहेगा। कितना अंक रहेगा? 2 अंक रहेगा अलंकार के अंदर भी। और साहित्य वाली विशेषता ध्यान रखना, साहित्य के अंदर भी यही अलंकार रहेंगे जो अनिवार्य में आ रहे हैं, और ये किस में रहेंगे? साहित्य में रहेंगे। साहित्य में अंकभार और अनिवार्य के अंकभार के अंदर थोड़ा सा अंतर है कि अनिवार्य के अंदर जो अंकभार होता है वो तो 2 अंक रहेंगे, और साहित्य में अलंकार में जो अंकभार रहेगा उसमें अंतर जो रहेगा। और इसमें संक्षिप्त रूप पूछे जाते हैं तो परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर इसमें उदाहरण पूछ लिया जाता है। इसी साथ में एक और आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, ये अलंकार आते हैं अनिवार्य के अंदर। तो इनके बारे में, इनके सामान्य परिचय या परिभाषाओं के बारे में या उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि कितना अंक रहता है? 2 अंक रहेगा। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, अगला रहेगा कि इनके साथ में व्याकरण का भाग रहेगा, वो रहेगा पत्र व प्रारूप लेखन। पत्र व प्रारूप लेखन। पत्र प्रारूप लेखन के अंदर इसमें पत्रों के प्रारूप के बारे में पूछा जाता है, जैसे अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, अधिसूचना, इनके बारे में पूछा जाता है, और ये भी रहेगा 2 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। और इसके बाद अंतिम आता है जो रहेगा निबंध लेखन। निबंध लेखन, निबंध लेखन के अंदर निबंध बताना हो, निबंध होता है जिसमें आपको अंकभार रहेगा, वो रहेगा 4 अंक। कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का रहेगा। यह है आपका व्यवहारिक व्याकरण एवं उसकी रचना के बारे में। तो कुल कितने अंक हो गए? 16। कुल अंक हो गए 16। और इनके साथ में अब पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का सामान्य परिचय। अब इसके अंदर भाषा का सामान्य परिचय, व्याकरण का सामान्य परिचय और लिपि का सामान्य परिचय पूछा जाता है, जिसमें भाषा, भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप, फिर आता है व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग होते हैं, वो कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और इसमें 2 अंक बार रहेगा। अब पहला टॉपिक आता है इसमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि। सबसे पहले अपन लेते हैं एक शब्द को, भाषा शब्द। किस शब्द को लेते हैं अपन? भाषा शब्द को। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शब्द बना है तो किससे बना है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है? अब भाषा शब्द, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, संस्कृत, भाषा की भास धातु, भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है भाषा। अब भाषा शब्द है, भाषा शब्द धातु कौन सी रहेगी? भास धातु से बना है। अब संस्कृत में होता है धातु रूप और यहां पर पूछा गया है भाषा शब्द। अब भाषा शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, एक ही शब्द होता है, ध्यान रखना। एक होता व्युत्पत्ति और एक होता उत्पत्ति, जिसका संबंध रहेगा कि इस भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। अब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
जिसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है कि व्यक्त वाणी से। बात धातु का अर्थ रहेगा व्यक्त वाणी, व्यक्त वाणी से। तो भाषा शब्द संस्कृत की भात धातु से बना है और इस भात धातु उसका अर्थ रहेगा व्यक्त वाणी, यानी भाषा शब्द उसे कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है व्यक्त वाणी से। अब आता है भाषा। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भात धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी से लिया जाता है, व्यक्त वाणी से लिया जाता है। अब भाषा, भाषा एक माध्यम होता है। भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने संदेश या अपने भाव या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, जैसे अपन एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से संवाद करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, तो उसके लिए एक माध्यम रहेगा। वो माध्यम क्या रहेगा? भाषा माध्यम रहेगा। और भाषा एक माध्यम होता है जिसमें अभिव्यक्ति, या फिर संप्रेषण, संप्रेषण और अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। अब आती है इसकी भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों, मन के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का जो रूप होता है वह भाषा कहलाती है। यानी व्यक्ति की अपने मन के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का जो रूप होता है वो क्या है? भाषा कहलाती है। और इसमें साथ में होता है शब्द आता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है दो के बीच में वार्तालाप होना। जैसे दो विद्यार्थी आपस में आप संप्रेषण करते हो, या फिर शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में संप्रेषण होता है, या फिर शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में अभिव्यक्ति होती है भाव और विचारों की, वो किसके माध्यम से होती है? भाषा के माध्यम से होती है। तो भाषा में माध्यम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है या प्रकट करता है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब प्राचीन समय मनुष्य के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ है। प्राचीन समय में मनुष्य इतना विकसित नहीं था, और जिसके कारण हो सकता है कि प्राचीन समय में संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहे हो या फिर संप्रेषण कर रहा होगा। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ है वैसे वैसे भाषा भी परिष्कृत होती गई, भाषा का विकास होता गया, और जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव और अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, वो माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। और भाषा के साथ में आता है इसमें व्याकरण। अब व्याकरण और भाषा, व्याकरण तो होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने वे बोलने के नियमों की जानकारी होती है, परंतु भाषा के माध्यम से
व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, भाव और विचार को प्रकट करता है, वो भाषा कहलाती है। अब आता है इसमें भाषा, भाषा के रूप। तो भाषा के भाषा के दो रूप होते हैं। एक रहेगा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरी रहेगी लिखित भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वे भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भाव या अपने विचारों को दूसरों के सामने बोल करके प्रकट करता है, वो कहलाती है मौखिक भाषा। और दूसरी आती है इसमें लिखित भाषा, जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी संकेत चिन्हों के द्वारा लिपिबद्ध करके लिखता है, तो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अब इसमें पहली रहेगी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा देखो, जिसमें व्यक्ति अपने भाव, अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है, कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जब व्यक्ति अपने भाव, विचारों को लिखकर प्रकट करे। जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिख करके प्रकट करे, उसे मौखिक भाषा, बोल करके प्रकट करे, जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करे, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा में जैसे भाषण, उद्बोधन, ये किस में आते हैं? मौखिक भाषा में आते हैं। जैसे उदाहरण, भाषण, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, जनता उत्साह से भर उठी, अब देखो ये उदाहरण, भाषण आ रहा है। अब नेताजी ने भाषण दिया, जनता उत्साह से भर उठी, तो यहां पर क्या है? भाषण दिया। तो भाषण देना किस में आता है? मौखिक भाषा में आता है। यानी भाषण दिया जाता है तो बोल करके अपने भाव और विचारों को प्रकट किया जा रहा है, तो भाषा कौन सी रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना आपको, भाषण दिया और भाषण देना किस भाषा में आता है? मौखिक भाषा में आता है। तो मौखिक भाषा वो भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोल करके प्रकट करता है या अपनी अभिव्यक्ति को बोल करके प्रकट करता है, वो कौन सी भाषा रहेगी? मौखिक भाषा। जैसे विद्यार्थियों के बीच में बातचीत होती है या फिर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, एक पक्ष और एक विपक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा अपने अपने मत को रखा जाता है, अपनी अपनी बात को रखा जाता है, यानी वो बोल करके रखते हैं, तो कौन सी भाषा रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। इसी प्रकार
जब अपन किसी भजन संध्या में जाते हैं तो वहां पर साधु या किसी ऋषि मुनि के द्वारा प्रवचनों के द्वारा वहां पर अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो कौन सी भाषा रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। या फिर अपन जब किसी चुनावी दौर के समय, जैसे अभी वर्तमान समय अधिकांश मेले भरे जा रहे हैं और सत्संग या भजन संध्या हो रही है, वहां पर व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा जनता को या जो भी यात्री होते जागरूक होते हैं उनको अपनी वाणी के द्वारा या फिर अपने उद्बोधन के द्वारा उद्बोधित किया जाता है। तो भाषा कौन सी रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। अब यहां पर आ रहा है उद्बोधन और भाषण। उद्बोधन में जब व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा किसी को संबोधित कर रहा हो, जैसे कोई शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी किसका रूप रहेगा? मौखिक भाषा का रूप रहेगा। फिर आता है दूसरी इसमें लिखित भाषा। अब लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर इतना ही है कि मौखिक भाषा होती है जिसमें व्यक्ति बोल करके अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। वो कौन सी भाषा रहेगी? मौखिक भाषा। अब आता है इसमें भाषा का दूसरा रूप, वो रहेगा लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के अंदर भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है, परंतु वो लिख करके किया जाता है। व्यक्ति जब अपने मन के भाव और विचारों को जब किसी ध्वनि चिन्हों को लिख करके प्रकट करता है, जिनके माध्यम से वो कहलाती है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के अंदर रहेगा पत्र लेखन, पत्र लेखन ये भी लिखित भाषा में रहेगा। दृश्य निबंध ये भी लिखित भाषा में रहेगा। और इनके साथ में लिखित भाषा के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे संदेश, संदेश होता है, संदेश को भी लिखा जाता है। वो कौन सी भाषा रहेगी? लिखित भाषा। पत्र लेखन किसमें रहेगा? लिखित भाषा में रहेगा। और इसी में उदाहरण जैसे परीक्षार्थी, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल कर रहे हैं। परीक्षा उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल कर रहे हैं। अब परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल कर रहे हैं, तो उत्तर पुस्तिका में क्या कर रहे हैं? प्रश्न हल कर रहे हैं। तो प्रश्न हल कर रहे हैं तो वो किसी लिख करके यानी किसी लिपि के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? लिख करके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो कौन सी भाषा रहेगी? लिखित भाषा रहेगी। रमेश पत्र लिख रहा है, तो रमेश पत्र लिख रहा है, तो कौन सी भाषा रहेगी? लिखित भाषा। तो भाषा के रूप होते हैं, वो दो रूप रहेंगे मुख्य रूप आपके पाठ्यक्रम में। एक तो रहेगा मौखिक भाषा और एक रहेगा लिखित भाषा। अब मैंने पहले बताया था आपको कि व्यक्ति के मानव के विकास के साथ साथ भाषा के भी क्या होता चला है? विकास होता है। परंतु प्राचीन समय में व्यक्ति इतना विकसित नहीं था, और जिसके कारण विकासशील नहीं होने के कारण प्राचीन समय के अंदर अधिकांश हो सकता है कि व्यक्ति अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान किसी ध्वनि संकेतों के माध्यम से या सांकेतिक भाषा के अंदर अपना क्या करता था? अभिव्यक्ति को प्रकट करता था। तो इसके साथ में एक और रहेगी, वो रहेगी सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। इनके साथ में रहेगी एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के अंदर न तो इसमें लिखा जाता है और न इसमें
बोला जाता है। व्यक्ति अपने या तो किसी रंगों के रंग के द्वारा या फिर अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति या अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, तो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। आज अपन देखते हैं कि अधिकांश रंगों के द्वारा भी इस भाषा का प्रयोग होता है। अपन रेलवे क्रॉसिंग देखते हैं, जहां पर रेड लाइट होती है, पीली लाइट होती है और एक हरी होती है। अब जो भी वो भी रंग रूप है, रंग का रूप है। किसका रूप है? वो एक रंग का ही रूप है। अब रंग के द्वारा संकेत किया जा रहा है, रंग के द्वारा संकेत किया जा रहा है। जैसे लाल रंग होता है तो संकेत कर रहा है किसका? रुकने का संकेत किया जा रहा है। और हरा रंग होता है वो आगे बढ़ने का संकेत कर रहा है। तो रंग के द्वारा भी वो भाषा कौन सी रहेगी? सांकेतिक भाषा। इनके साथ में रहेगा शरीर के किसी भी अंग के द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। जैसे कोई व्यक्ति मुख बधिर होता, बोल नहीं पाता है, उनके लिए वो अधिकांश इस भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, किसी कारणवश उसकी इंद्रिय काम नहीं कर रही हो, उस स्थिति के अंदर व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करता है। जैसे अंगुली हिलाना, गर्दन हिलाना, दोनों के दोनों संकेत है, वो मना करने के संकेत। गर्दन से हिला करके किसी व्यक्ति को आने की अनुमति देना या फिर उसको जाने के लिए हाथ हिला करके रोकना या मना करना, कौन सी भाषा रहेगी? सांकेतिक भाषा रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मूक बधिर होते हैं, यानी जो सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। अब सांकेतिक भाषा के अंदर जो बोल नहीं पाते उसके लिए इस भाषा का प्रयोग होता है। इनके साथ साथ में जो सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, उनके लिए भी अलग से एक लिपि होती है और उस लिपि के अंदर अध्ययन करवाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी है जो मूक बधिर छात्रों के लिए अलग से अध्ययन की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। उनके लिए भी एक लिपि भी अलग होती है, वो होती है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होती है? वो होती है ब्रेल लिपि। अब इस लिपि में होता क्या है? अब देखो यहां पर सांकेतिक भाषा आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको इस लिपि के बारे में। अब सांकेतिक भाषा के अंदर तो व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी संकेत या इशारों के माध्यम से प्रकट करता है, तो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। अब आता है इसमें ब्रेल लिपि। अब इस लिपि में बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। अब इस लिपि की एक विशेषता होती है, वो ये होती है कि जो भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, ऊपर उभरे हुए या उठे हुए होते हैं, जिनके द्वारा बच्चा उनको हाथ से ऐसे स्पर्श करके पहचान कर सकता है कि इसमें कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर या अंक लिखा हुआ होता है। जैसे अभी वर्तमान समय के अंदर यातायात विभाग के द्वारा जो भी वाहन की नंबर प्लेट जारी की जाती है, वो अधिकांश इसी लिपि में की जाती है, जिसमें जो भी वर्ण अक्षर होते हैं ऊपर उभरे हुए होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति उनकी पहचान स्पष्ट करके कर सकता है कि इसमें कितने अक्षर या वर्ण या अंक लिखे हुए होते हैं। तो ये तो रहती है मूक बधिर बच्चों के लिए, जिसमें बच्चा बोल भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। और यह था सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रचलन पहले था जब व्यक्ति इतना विकसित नहीं था और भाषा भी इतनी परिष्कृत नहीं थी, तब व्यक्ति अपने संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करता था। और अब व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होता चला है, जिसके कारण वर्तमान समय में लिखित और मौखिक दोनों भाषाओं का प्रचलन वर्तमान समय में। तो ये हुए यहाँ तक लिखित भाषा, मौखिक भाषा दोनों आपके पाठ्यक्रम। फिर आता है इसमें एक सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है, भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है।
इसके बाद में देखो, अब भाषा के 3 रूप हो गए। 2 रूप रहेंगे, मुख्य लिखित भाषा, लिखित भाषा के बाद में मौखिक भाषा, फिर बाद में एक रहेगा अंत में सांकेतिक भाषा। अब आता है इसके अंदर कि एक होती है भाषा लिखित और एक होती है भाषा मौखिक। अब दोनों में अंतर क्या होता है? मौखिक भाषा और एक रहेगा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब अपन को इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में दोनों में अंतर क्या रहेगा। अब इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से अंतर ये रहेगा, अपन दोनों भाषाओं को पढ़ चुके हैं कि मौखिक भाषा होती है जिसमें भाव और विचारों को बोल करके प्रकट किया जाता है, लिखित भाषा के अंदर लिख करके प्रकट किया जाता है। अब लिखित भाषा के अंदर जो भी शब्द रहेंगे, वाक्य रहेंगे, वो क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। और लिखित में छोटे रहेंगे। लिखित में रहेगा छोटा रूप और लिखित में बड़े रूप और इसमें रहेगा छोटा रूप। अब दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट किया जाता है, जिसमें अब मौखिक भाषा के अंदर व्यक्ति बोलता है। अब मौखिक भाषा के अंदर जो स्थानीय भाषा होती है उसका प्रभाव होता है, परंतु लिखित भाषा में स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब लेखक लिखता है तब वो पूर्णतः इस पर लिखता है, जिसके कारण लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के अंदर जो भी बोली उपबोली होती है उसका प्रभाव नहीं होता है, स्थानीय बोली का प्रभाव नहीं होता है। मौखिक भाषा के अंदर स्थानीय जो बोलियां होती है, स्थानीय जो भाषा होती है उसका प्रभाव मौखिक में रहेगा, लिखित में नहीं होता। और लिखित भाषा के अंदर, मौखिक भाषा के अंदर जितनी स्पष्टता नहीं होती उतनी किस्में होती है, लिखित भाषा में स्पष्टता पाई जाती है। अब भाषा के साथ साथ माताएं भाषा के रूप, अब भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं जिनके अंदर उपभाषा, विभाषा, बोली, ये रूप रहता है इसमें। अब भाषा और बोली, भाषा के साथ में एक होता है बोली। अब बोली होती है, बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा का भी रूप दिया जाता है, बोली को उपभाषा का रूप दिया जाता है। अब भाषा और बोली, भाषा और बोली में अंतर। अब दोनों में अंतर होता क्या है? जैसे अपन अधिकांश थे दोनों को एक ही रूप मान लेते हैं कि भाषा हो और बोली। भाषा और बोली दोनों में एक रूप नहीं होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि भाषा होती है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का अपना एक शब्दकोश होता है, जिसके कारण शब्दकोश होने के कारण भाषा में साहित्यिक रचना होती है और बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। और बोली होती है उस सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जिसका क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। तो इसके अंतर में भाषा का क्षेत्र विस्तृत, बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा का शब्दकोश होता है, बोली का शब्दकोश नहीं होता है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है परंतु बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, बहुत कम होती है। कुछ एक ऐसी बोली होती है जो एक स्थान क्षेत्र विशेष की होती है, वहां पर उसमें साहित्यिक रचना होती है। जैसे ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा। अब ढूंढाड़ी में क्या किया जाता है? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर अपन का एक साहित्य की रचना की गई, वो है संत दादू दिया। ये जयपुर के अंदर बोली जाती है और क्षेत्र का नाम है ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर, तो जिला विशेष का रहेगा जयपुर जिला और भाषा रहेगी ढूंढाड़ी, जिसमें साहित्यिक रचना हुई है। दादू दयाल ने अपनी जो रचना की है वो किस भाषा में की है? ढूंढाड़ी भाषा में की। तो कल अपन इसके आगे
पढ़ेंगे भाषा और लिखित भाषा और मौखिक भाषा में दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर उसके बाद में मूल भाषा, उपभाषा, बोली, उपबोली, इनके बारे में कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे वाली क्लास